बेटा हम लोग पहुंचे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 12 में। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। एक बार अच्छी तरह क्वेश्चन देख लो सारा, और कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने पूछा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए पॉइंट स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट मतलब कॉस्ट शीट बनाओ, फिर स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इन लोगों ने दो चीजें पूछी है, एक कॉस्ट शीट और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दिया हुआ ही है, वैसे ये हमारा स्टेप 1 होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट ये वाली 2,25,000 जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ये 2,25,000 को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट ये 2,25,000। आगे अब हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन ऑन स्क्रूटिनी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। ये 2,25,000 प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दिया हुआ है, और नीचे जो लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रूटिनी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, इसका मतलब क्या कि ये सारी डिटेल कॉस्ट अकाउंट की दी हुई है या कॉस्ट शीट की ये सारी डिटेल दी हुई है, इसमें भी हमारी कॉस्ट शीट बनेगी, ठीक है। तो मटेरियल एंड वेजेस आर चार्ज्ड एट एक्चुअल कॉस्ट, factory expenses have been allocated to production at 50% of wages, office expenses have been charged at 10% of works cost, sales expense have been charged at ₹5 on unit sold। ये जो सारी चार एडजस्टमेंट दी हुई है, इन सब में से हमारी कॉस्ट शीट बनेगी। अब मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूँ, जो रूल आप थियरी वाले पेजेस में लिख देना, ये रूल हर क्वेश्चन के लिए, पूरे चैप्टर के लिए सेम होता है, सुनना ध्यान से। रूल्स क्या होते हैं? पहली बात कि तीन ऐसी अमाउंट्स होती है, ट्रांजैक्शंस होती है जो फाइनेंशियल अकाउंट में और कॉस्ट अकाउंट में हमेशा सेम होती है। दीज अमाउंट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड at their actual values in financial accounts as well as cost accounts, so these amounts are recorded at their actual values in cost accounts as well as financial accounts। कौन सी वो तीन अमाउंट्स होती है? एक होता है डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट, जितनी अमाउंट ट्रेडिंग P&L में होती है उतनी अमाउंट कॉस्ट शीट में होती है। दूसरा ट्रांजैक्शन डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर, ये भी जितना ट्रेडिंग P&L में होता है उतना ही कॉस्ट शीट में होता है। तीसरी अमाउंट टोटल सेल्स जो होता है वो भी जितना ट्रेडिंग P&L में होता है उतना ही कॉस्ट शीट में होता है। तो अगर ये सारी अमाउंट्स ट्रेडिंग P&L में भी सेम होती है, कॉस्ट शीट में भी सेम होती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सो दीज ट्रांजैक्शंस will never be recorded in reconciliation statement, क्योंकि ये सारी अमाउंट्स डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट वेजेस की और टोटल सेल्स की, ये सारी अमाउंट जितनी ट्रेडिंग P&L में है उतनी कॉस्ट शीट में है, मतलब डिफरेंस तो कुछ भी नहीं हुआ। स्टेप 4 वर्किंग नोट को याद करो, जो हमारा स्टेप 4 होता है वर्किंग नोट होता है, मैं दिखा देता हूं आपको। मैं आपको स्टेप 4 दिखा रहा हूँ, ये स्टेप 4 है, ये वर्किंग नोट है। अब डायरेक्ट मटेरियल की जितनी अमाउंट यहाँ पे होगी, डायरेक्ट मटेरियल की जितनी अमाउंट कॉस्ट शीट में होगी उतनी अमाउंट फाइनेंशियल अकाउंट में होगी। तो डिफरेंस कितना हुआ? 0। अब डिफरेंस 0 हुआ मतलब ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और टोटल सेल्स, जितनी अमाउंट कॉस्ट अकाउंट में होती है उतनी अमाउंट फाइनेंशियल अकाउंट में होती है, इसलिए इनका डिफरेंस हमेशा 0 होता है। इसलिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तीनों चीजें कभी नहीं आती है, ठीक है। तो ये थियरी वाले पेजेस में भी लिख लेना, सम्स वाले पेजेस में भी लिख लेना। एक दो रूल और बताता हूँ।
एक रूल और बताता हूं कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उसमें एक्चुअल अमाउंट्स आती है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में मतलब ट्रेडिंग पीएनएल में एक्चुअल अमाउंट्स आती है, और जो कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं उसमें रिकवर्ड अमाउंट्स आती है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं इसमें एक्चुअल अमाउंट्स रिकॉर्ड होती है। फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, और कॉस्ट शीट में रिकवर्ड अमाउंट्स यूज लिखते हैं, रिकवर्ड अमाउंट्स रिकॉर्ड होती है। तो एक्चुअल अमाउंट मतलब जितना एक्चुअल खर्चा हुआ, जितना हमने कोई भी एक्सपेंस के लिए सही में जितना रियल में पैसा पे किया। और कॉस्ट शीट में या कॉस्ट अकाउंट्स में रिकवर्ड अमाउंट्स आती है। रिकवर्ड अमाउंट्स मतलब क्या, मैं आपको उसके एग्जांपल बताता हूँ। रिकवर्ड अमाउंट्स मतलब क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन अलोकेटेड टू प्रोडक्शन एट 50% ऑफ वेजेस। मतलब कॉस्ट शीट में इस तरीके से रिकॉर्ड होता है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो 50% ऑफ वेजेस हैं। अब जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में जो फैक्ट्री एक्सपेंस हो वो 50% ऑफ वेजेस हो, लेकिन कॉस्ट शीट में ऐसे रिकवर्ड मतलब ऐसे परसेंटेज वाली अमाउंट्स आती है कॉस्ट शीट में। फिर जैसे ये लिखा हुआ है थर्ड एडजस्टमेंट में, ऑफिस एक्सपेंस हैव बीन चार्ज्ड एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। भाई ऑफिस ओवरहेड्स जो है वो वर्क्स कॉस्ट के 10% है। अब जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में 10% ही हो, बट कॉस्ट शीट में ऐसी रिकवर्ड अमाउंट्स आती है। तो ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को पहले कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट में सुनना ध्यान से, थोड़ा टिपिकल है। ये मटेरियल लिखा हुआ है 3,50,000, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे मटेरियल लिखा हुआ है 3,50,000, ये कॉस्ट शीट में आएगा। लेकिन आप क्रेडिट साइड पे देखोगे ना, तो क्रेडिट साइड पे एक बाय वर्क इन प्रोग्रेस करके हेडिंग है। क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ये एक हेडिंग है। अब आप इस बाय वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे देखोगे ना, एक मटेरियल लिखा हुआ है 25,000, मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो मटेरियल डेबिट कितना हुआ 3,50,000, मटेरियल क्रेडिट कितना हुआ 25,000। तो हम 350 में दे 25,000 माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल मटेरियल का एक्सपेंस हुआ 3,25,000। मतलब डेबिट साइड पे 3,50,000 है, डेबिट साइड पे 3,50,000 है और क्रेडिट साइड पे 25,000 है, तो डिफरेंस हुआ 3,25,000। तो हम लोग ये कॉस्ट शीट में लिखेंगे। अब आप देखोगे ना, यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ है मटेरियल एंड वेजेस आर चार्ज्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। हमेशा मटेरियल एंड वेजेस हम लोग एक्चुअल कॉस्ट पे ही लिखते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल में भी कॉस्ट शीट में भी। तो मैं यहाँ पे जो मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा, ये स्टेप 1 है फाइनेंशियल अकाउंट, ये स्टेप 2 है कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में जो मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा, इसमें जो मैं डायरेक्ट मटेरियल लिखूंगा, डायरेक्ट मटेरियल को डेबिट साइड पे दिया हुआ है 3,50,000 माइनस क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है 25,000, तो 3,50,000 माइनस 25,000। ठीक है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने पहले से ही बना के रखा है। अब आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 3,25,000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 3,25,000, 350 माइनस 25, तो आउटर कॉलम में आएगा 3,25,000। ठीक है, मैं फॉर्मेट्स बता दूं आपको कौन सी चीजें, पहले से ही आप लोग फॉर्मेट बना देना। ये ट्रेडिंग पीएनएल इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिर स्टेप 2 कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट लगभग हर क्वेश्चन में बनाना ही पड़ेगा, ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। फिर स्टेप 3 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रखा है, ब्लैंक फॉर्मेट। और ये वर्किंग नोट, सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिकी है, इस पूरे चैप्टर की ट्रिक है, वो ये वर्किंग नोट, स्टेप 4। ठीक है, अब मैं पहले पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट करूंगा, आप लोग भी मेरे जैसे ही करना मेरे जैसे सॉल्व करोगे तो ज्यादा इजी होगा। पहले पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट कर लो एक साथ, बाकी किसी चीज पे ध्यान मत दो, सिर्फ कॉस्ट शीट पे ध्यान दो। तो पहले पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट करेंगे, स्टेप 2 पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो, फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाद में स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, साथ साथ में करोगे तो बहुत मिक्सचर हो जाएगा। पहले पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट कर लो। यहाँ पे कॉस्ट शीट का कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा कॉस्ट शीट में। तो देखें कंपनी का नाम क्या था, यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट ऑफ शिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/12। तो कंपनी का नाम है शिव लिमिटेड, तो कॉस्ट शीट के हेडिंग में आना चाहिए शिव लिमिटेड। ये कॉस्ट शीट ऑफ शिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/12। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2012। ठीक है, अब यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड भी मैं फाइंड आउट करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। आगे हाँ, हम डायरेक्ट मटेरियल लिख रहे थे, तो डायरेक्ट मटेरियल मैंने कॉस्ट शीट में ये 3,50,000 में दे, ये 25,000 माइनस कर दिया। फिर डायरेक्ट लेबर भी इसी तरीके से, डायरेक्ट लेबर डेबिट साइड पे दिया हुआ है 2,40,000, ये डायरेक्ट लेबर डेबिट साइड पे दिया हुआ है 2,40,000, और क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर एक ही बात है। तो ये 10,000 यू कैन से एक तरीके का प्रीपेड है, प्रीपेड क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो 240 में से ये 10,000 माइनस हो जाएगा, तो नेट अमाउंट आएगी 2,30,000। नेट अमाउंट आएगी 2,30,000, तो 240 जो डेबिट साइड पे है माइनस 10,000, बाकी 230 बचेगा। तो ये मैं कॉस्ट शीट में जाके लिखूंगा, कॉस्ट शीट में मैं लिखूंगा डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, एक ही बात है, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। इसमें अमाउंट दी हुई है 2,40,000 डेबिट साइड पे, 2,40,000 डेबिट साइड पे और 10,000 क्रेडिट साइड पे। तो हमारा डायरेक्ट लेबर का आंसर आएगा 2,30,000। ये भी एक्चुअल वैल्यू पे ही लिखेंगे 2,30,000। आगे डायरेक्ट वेजेस हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, दो अमाउंट हो गए। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रेडिंग P&L में फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो 1,10,000 है और क्रेडिट साइड पे 15,000 है, ये अभी हमारे काम का नहीं है, बाद में हर एक अमाउंट काम आएगी। बाद में ये ट्रेडिंग अकाउंट की और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी अमाउंट्स काम आएगी बाद में। अभी हमारे काम का सिर्फ ये था मटेरियल और लेबर। तो मटेरियल में डेबिट माइनस क्रेडिट किया, 350 माइनस 25, फिर 240 माइनस 10। ठीक है, अब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन एलोकेटेड टू प्रोडक्शन एट 50% ऑफ वेजेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन एलोकेटेड टू प्रोडक्शन एट 50% ऑफ वेजेस। सुनना ध्यान से, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इज 50% ऑफ वेजेस। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस इज 50% ऑफ वेजेस। तो हमारा वेजेस कितना था, हमारा वेजेस ये था 2,30,000, ये हमारा वेजेस था 2,30,000। तो हम 2,30,000 का 50% करेंगे, तो 2,30,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100, तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट आ जाएगी इक्वल टू 2,30,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 1,15,000, 1,15,000। अब ऊपर से लेकर टोटल करना शुरू करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में एक ही अमाउंट है। तो अगर आप यहाँ तक का टोटल करोगे, एक ही अमाउंट का टोटल करोगे, तो टोटल वही आएगा 3,25,000, क्योंकि एक ही अमाउंट है। तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 3,25,000। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक ही अमाउंट है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 3,25,000। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आप नहीं लिखो, डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट लिखो तो भी चलेगा। मतलब अगर आप ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाली पूरी लाइन नहीं लिखोगे, डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट लिखो 3,25,000 प्लस 2,30,000, तो डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट लिखो वो भी चलेगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लिखोगे वो भी चलेगा, दोनों राइट। तो 3,25,000 एक ही अमाउंट है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यही होगा 3,25,000। इसमें ये 2,30,000 डायरेक्ट वेजेस प्लस कर देंगे, तो इक्वल टू ये वाला 3,25,000 प्लस ये वाला 2,30,000, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 5,55,000। अब इस 5,55,000 में ये 1,15,000 प्लस कर देंगे, तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 5,55,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स
फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,15,000, तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 6,70,000। मतलब इस 5,55,000 में ये 1,15,000 प्लस कर दिया तो 6,70,000 आ गया। ठीक है, ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। इसके बाद हम लोगों को एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ये ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज्ड एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो जो वर्क्स कॉस्ट था हमारा, ये जो वर्क्स कॉस्ट था 6,70,000, इसका 10%, तो ऑफिस ओवरहेड्स इज 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब ये जो 6,70,000 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो 6,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 67,000। 6,70,000 का 10%, ये आएगा 67,000। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। ये जो थर्ड नंबर कॉस्ट था 6,70,000, इसके अंदर 67,000 मैं ऐड कर दूंगा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, मतलब फोर्थ नंबर कॉस्ट आ जाएगा 7,37,000। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है फोर्थ नंबर कॉस्ट के बाद। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तो धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट करूंगा कॉस्ट शीट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वगैरह। अभी फिलहाल आप लोग कुछ लिखना नहीं, पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद लिखना। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। ये रूल्स आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिख लेना, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिख लेना। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।